हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 6 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज जब होंगे तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हम नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल चेंजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था और आज की क्लास में हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंसेस होते हैं। फिजिकल चेंज, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान केमिकल कंपोजिशन मतलब वो सब्सटेंस जिस चीज से बना है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज आर मोस्टली रिवर्सिबल मतलब उनको वापस किया जा सकता है। आपने एक पेज को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, अब उसकी रिसाइकलिंग करके हम उससे कंप्लीट पेज दोबारा बना सकते हैं। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। आपके आयरन के ऊपर रस्ट लग गई, वो खराब हो गया, दोबारा आप उसको वैसा ठीक नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज के अंदर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कभी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंसेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड, नए सब्सटेंसेस की हमेशा फॉर्मेशन होती। फिजिकल चेंज यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट दिखाया, आइस से वाटर बन गया, वाटर से स्टीम बन गया। यहाँ पर ऐश लिखा है कि पेपर को जब हमने बर्न किया तो उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस हुई, ऐश प्रोड्यूस हुई, राख प्रोड्यूस हुई। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो कॉम्बिनेशन है फिजिकल और केमिकल चेंज का। कैसे? जब आप कैंडल को बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा जो वैक्स है वो मेल्ट होके नीचे की तरफ आती है। तो मेल्ट होना क्या है? मेल्ट होना मीन्स वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट, एंड चेंज ऑफ स्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। जबकि जो वैक्स बर्न होती है, बर्न होने से वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट, लाइट, साथ में क्या प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करती है। सो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और न्यू सब्सटेंस कौन से चेंज में बनते हैं, केमिकल चेंज में बनते हैं। इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज योर रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन किस किस चीज के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये उन दोनों के साथ रिएक्ट करके एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है, जिसको रस्ट कहा जाता है। एक आपके पास आयरन की चेन है, जब वो ऑक्सीजन और वाटर इन द सेंस जो मॉइस्चर है आपके एटमॉस्फेयर में, जब ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है, जिसको रस्ट कहा जाता है। तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ऑक्सीजन का होता है O2, वाटर का होता है H2O। व्हेन ऑल दीज थिंग्स react with each other they form Fe2O3 dot H2O. This is the formula for rust. किस चीज का फॉर्मूला है ये? रस्ट का फॉर्मूला है, and this is an example of chemical change. How to prevent rusting of iron? आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है दैट इज टू पेंट दैट आयरन ऑब्जेक्ट। जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसको पेंट कर दो। अब पेंट करने से क्या होता है, मान लीजिए मेरा आयरन का ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। पेंट करने से ये जो एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, उन दोनों के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब तक ये इन दोनों चीज़ों के कांटेक्ट में नहीं आएगा इसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। इसलिए हम आयरन आर्टिकल्स को पेंट करते हैं, so that they cannot come in contact with oxygen and moisture in the environment. इसके अलावा क्या होता है जी, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपकी साइकिल की चेन है, चेन के ऊपर तो पेंट करेंगे तो उतर जाएगा, तो वहाँ पे हम ऑयलिंग कर सकते हैं, या आपने देखा होगा ग्रीसिंग होती है, ग्रीस लगा दिया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हो गया क्रोम प्लेटिंग, मेकिंग अलॉय, एनोडाइजिंग। ये सब क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एक जो प्रोसेस है उसको आपको इसी क्लास में पढ़ना है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। आपने देखा होगा कि पहले जो पानी के पाइप, वाटर पाइप्स होते थे, दे वर मेड अप ऑफ
आयरन। किसके बने होते थे? आयरन के। अब आयरन है, पानी भी लेके जाना है और एयर में ऑक्सीजन भी है, तो इनके ऊपर तो रस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी और ये पाइप खराब हो जाएंगे, इससे तो नुकसान होगा। इसीलिए इनको रस्टिंग से बचाने के लिए इन आयरन की क्या की जाती है? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आयरन के ऊपर जिंक या क्रोमियम मेटल की क्या चढ़ाई जाती है? एक लेयर चढ़ाई जाती है। आयरन के ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इन पाइप्स के अंदर और बाहर क्या करते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से क्या होगा जी, जो आपका आयरन है वो काफी लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहेगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन होता है एक, आपको जो ये रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिससे आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। ये कंप्लीटली जो कुछ यहाँ पे लिखा है ये उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। मैग्नीशियम रिबन जो है जब वो बर्न करता है, जब उसको जलाया जाता है तो वो एक ब्रिलियंट वाइट फ्लेम के साथ जलता है। उसके अंदर से बहुत तेज वाइट कलर की फ्लेम निकलती है, आप उसकी तरफ देख नहीं पाएंगे। और जब वो जल जाता है तो पीछे एक रेसिड्यू छोड़ देता है, एक ऐश छोड़ देता है, जो किस कलर की होती है? वाइट कलर की होती है। सो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज दैट वाइट कलर ऐश, यही वो वाइट कलर की ऐश होती है। और जब इस वाइट कलर की ऐश को MgO को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। तो यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, जब इसको पानी में डाला तो उसने क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है, जिस वजह से वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। एक रिएक्शन है कॉपर सल्फेट की। क्या करना है जी? आपको एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। कैसा होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन? ब्लू कलर। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। इसके अंदर आपको आयरन डालना है, आयरन की नील डाल दीजिए और उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। आप क्या नोटिस करेंगे कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो कॉपर को यहां से क्या करेगा? हटा देगा और क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट, दैट इज Fe। इसका फॉर्मूला होता है Fe। यहाँ पे बनेगा FeSO4 और जो कॉपर है वो अलग से निकल जाएगा। जो FeSO4 है इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और जो कॉपर है, कॉपर एक मेटल है और मेटल का कलर क्या है? ब्राउन। तो जो आयरन नेल थी उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर की लेयर देखने को मिलेगी। वो किस वजह से? जो यहाँ से कॉपर रिमूव हुआ है वो जाके उस आयरन नेल के ऊपर चिपक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और क्या बना लेगा? FeSO4 बना लेगा। और जहां जो ये कॉपर यहां से हटा है ये जाके उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्ट नहीं करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा ब्राउन कलर की फॉर्म में। When copper sulfate reacts with oxygen, the color of the solution changes from blue to green due to the formation of iron sulfate. जब भी कॉपर सल्फेट के अंदर आप आयरन डालेंगे तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो कॉपर को हटा देगा और जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाएगा और उसमें क्या कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। दिस इज ऑल्सो एन केमिकल चेंज। Reaction of baking soda and vinegar. Baking soda is a base whereas vinegar is an acid. और एसिड और बेस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि when acid and base react with each other they form salt plus water. ठीक है जी। इसके अंदर क्या समझना है अब हमें कि जब एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है विनेगर में, एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो विनेगर है आपका, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा है, उसके अंदर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो विनेगर के अंदर होता है CH3COOH, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है उसमें होता है NaHCO3।
ये रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट यही है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास किया जाता है तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं कुछ, वो अपने चारों तरफ शेल बना लेते हैं, वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है, इस वजह से जो आपका लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। द कैल्शियम कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई है इसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है जी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है आपके पास, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, उससे जब आपको एक प्योर सब्सटेंस को निकालना है, उसके अंदर जो भी प्योर सब्सटेंस है जब उसको निकालना है तो हम कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मान लीजिए आपके पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, क्या है, इम्प्योर, प्योर नहीं है जी, कॉपर सल्फेट है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर इस इम्प्योर कॉपर सल्फेट को डाल देना है, अच्छे से डिसॉल्व करना है। कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर करेंगे ताकि जितनी भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं वो उस फिल्टर पेपर पे रह जाएं। नीचे जो बीकर है उसके अंदर आपका फिल्टर्ड कॉपर सल्फेट आ जाएगा। ठीक है जी। अब उस फिल्टर्ड कॉपर सल्फेट को आपको एक चाइना डिश में ट्रांसफर कर लेना है, या आप सिंपल एक बीकर में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसको हीट करना स्टार्ट करना है। क्या करना है, हीट करना है। धीरे धीरे वो कॉपर सल्फेट के अंदर से वाटर इवेपरेट हो जाएगा और वो सॉल्यूशन कम होता जाएगा। जैसे ही वो सॉल्यूशन 1/3 रह जाए, मींस अगर आपने 30 ml लिया था तो उसको तब तक बॉयल कीजिए जब तक 10 ml सॉल्यूशन ना रह जाए। फिर उसको रात भर छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए, और जब आप अगले दिन उसको सुबह देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो क्रिस्टल से वर्ड बन गया क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करने वाला प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। So that was all for this chapter. Thank you very much. God bless you. Take care.